जय जीएस वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमने दो क्लास बेसिकली ली है। एक क्लास में हमने सिलेबस डिस्क्राइब किया था, दूसरी क्लास में हमने बेसिकली पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी की प्रमुख क्रियाएं, विशेषताएं, ये सारी चीज़ों की चर्चा कर दी थी। आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसके तंत्र के प्रकारों की बात करने वाले हैं। तो ये सारा आप कुछ हो गया था, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये सिनॉप्सिस है, ये भी आपका हो चुका था, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, आपने ये सब पढ़ी होंगी। ये सारा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको भी डिस्क्राइब किया था। विशेषताएँ, संरचना में मैंने ये चीज़ बताई थी, और इसके अंदर की मतलब बात करनी है, जैसे प्रजाति किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया था। फिर समष्टि क्या होता है, समष्टि के आगे का जीवमंडल तक का, बायोस्फीयर या बायोम तक का चीज़ें हमको बात करनी थी। तो ये आपको पता ही था पहले कि एक सबसे शुरुआत होती है प्रजाति की, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो जीव होता है वो एक प्रजाति के अंतर्गत आता है। फिर कई सारे जब सेम प्रजाति के जीव आपस में मिल जाते हैं तो उसे समष्टि कहते हैं। फिर कई समष्टियाँ आपस में जब मिल जाती हैं तो समुदाय कहलाता है, और कई समुदाय आपस में जब एक जगह रहती हैं तो उसे परितंत्र कहते हैं, और कई परितंत्र जहाँ एक जगह सर्वाइव करते हैं उसे जीवोम कहते हैं, और कई जीवोम जहाँ होते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। और पृथ्वी अपने आप में कंप्लीट एक जीवमंडल है। तो ये सारी बातें हो गई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि इकोटोन क्या होता है। तो दो जीवमंडल के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन या संक्रमिका कहा जाता है। ये दो परितंत्रों या जीवमंडल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि जैव विविधता इसकी बहुत अधिक होती है, मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें इसकी भी और इसकी भी दोनों के जीव पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, बायोडाइवर्सिटी इसकी अधिक होगी, ठीक है ना। ये छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। यह एक रैखिक होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली प्रजातियों में क्रमिक परिवर्तन मतलब सीरियल से परिवर्तन देखा जाता है। तो ये सारा चीज़, एक चीज़ यहाँ बता दें कि ये समानता कोर इफेक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। ये सब क्या होता है सारा कुछ बता दिया था। फिर मैंने प्रजातियों के बारे में बताया था कि मूल तत्व प्रजाति क्या होती है, जैसे हम कीस्टोन स्पेसीज कहते हैं। आधार प्रजाति क्या होती है, सांकेतिक प्रजाति क्या होती है, ये सारा कुछ प्रजातियों वाला चैप्टर मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने ये सब कुछ ना पढ़ा हो, ना समझ में आता हो, तो मेरा पिछला जो वीडियो है पर्यावरण पारिस्थितिकी लेक्चर 2, उसको आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आज के चैप्टर में हम लोग बेसिकली समुदाय को पढ़ने वाले हैं। प्रजातियों के बारे में पूरा पढ़ लिया था, समुदाय को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा समुदाय होगा क्या, तो समुदाय का निर्माण एक सेकंड, थोड़ा सा पेंसिल छोटा कर लिया जाए। जो समुदाय बनता है बेटा, जो कम्युनिटी बनती है, जैसे दो प्रजातियां हैं, एक कोई प्रजाति ए है और एक कोई प्रजाति आपकी बी है। जब ये दो प्रजातियां एक ही क्षेत्र में, जैसे ये ए प्रजाति, भाई प्रजाति से मिलकर के बनता है समष्टि। अब इस क्षेत्र में ए प्रजाति के लोग रहते हैं, अर्थात उसकी एक समष्टि बन गई। प्रजातियों के ग्रुप को ही समष्टि कहते हैं, ठीक है ना। इस क्षेत्र में सपोज करो बी प्रजाति के जीव रह रहे हैं, जिसलिए बी समष्टि हो गई। और मैंने कहा था जब किसी परितंत्र के अंदर कई समष्टियां निवास करने लगती हैं तो इन समष्टियों का ग्रुप ही कहलाता है समुदाय, ठीक है ना। तो यहाँ वही चीज़ लिखी है समष्टि की परिभाषा कि एक ही तरह के वातावरण में, मतलब इस पूरे का वातावरण एक ही तरीके का है, एक ही तरीके के वातावरण में मिलने वाली विभिन्न प्रजाति के जीवों की समष्टि, अलग अलग प्रजाति, देखो ये ए प्रजाति, बी प्रजाति, ये बी प्रजाति की समष्टि है, ये ए प्रजाति की समष्टि है, और एक ही समुदाय में एक ही परितंत्र में ये सर्वाइव कर रही हैं। तो एक ही तरह के वातावरण में मिलने वाली विभिन्न प्रजाति के जीवों की समष्टि का समूह समुदाय कहलाता है। तो ये समुदाय की परिभाषा है, कम्युनिटी की परिभाषा है, ठीक है ना। मेंस में लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ये चित्र बना दीजिए और ऐसा लिख दीजिए। समष्टि की तुलना में जो समुदाय होता है, देखो ये समष्टि है, और समष्टि की तुलना में ये कंप्लीट एक क्या है, समुदाय है। मतलब एक समुदाय में कई समष्टियाँ निवास करती हैं, अर्थात एक समुदाय में कई सारी प्रजातियाँ हो सकती हैं, ठीक। जबकि एक समष्टि में केवल एक ही प्रजाति के जीव पाए जाएंगे। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। समष्टि की तुलना में जो समुदाय होता है वो अधिक स्थिर व आत्मनिर्भर होता है, चूँकि यहाँ पर जीवों की संख्या अधिक होती है, वनस्पतियों की संख्या अधिक होती है। तभी तो समुदाय की बायोडाइवर्सिटी समष्टि की बायोडाइवर्सिटी से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है।
समुदाय में प्रजाति विविधता इसकी प्रमुख विशेषता है। देखो, एक समुदाय में 2 प्रजातियां निवास कर रही हैं, ए प्रजाति और बी प्रजाति। ऐसे कई सारी हो सकती हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। तो समुदाय की ये विशेषता होती है कि यहाँ प्रजाति विविधता पाई जाती है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है समुदाय आपको समझ में आ गया होगा। फिर समुदाय के बाद हमारा था परितंत्र। परितंत्र की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता रखी है, फिर भी आप एक लाइन में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एक तंत्र में मौजूद समुदाय के समस्त जीवों तथा इनसे अंतःक्रिया करने वाले सभी अजैविक घटक, जितने भी एक समुदाय के अंदर जीव हैं और अपने चारों तरफ के वातावरण से किस प्रकार रिलेशन है उनका, उस चीज़ को ही बेटा हम लोग कहते हैं परितंत्र। परितंत्र, ये परतंत्र लिखा है, इसको परितंत्र कर लीजिएगा, तो परितंत्र कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोम। बायोम क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि परितंत्रों के समूह को ही बायोम कहते हैं, जहाँ पर कई सारे, देखो इस चित्र को एक बार मैं पुनः आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये चित्र देखिए, ये देखो समुदाय है, समुदाय के अंतर्गत देखो ये परितंत्र है। अब एक परितंत्र के ऊपर होता है बायोम या जीवोम, मतलब एक जीवोम में कई सारे परितंत्र हो सकते हैं। ठीक है ना? तो परितंत्र जीवो बायोम कहते भी किसे हैं? कई प्रकार के परितंत्रों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। और जीवमंडल क्या होता है? तो कई सारे बायोम का समूह कहलाता है। बायोम अपने आप में इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। अब देखो, बायोम के डेफिनेशन तो आपको पता चली गई कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अनेक परितंत्र उपस्थित होते हैं बायोम कहलाता है। मतलब एक बायोम में कई सारे परितंत्र होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट ये समझ में आया। कुछ विशेषताएं होती हैं बायोम की, जैसे बायोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। सिंपल सी बात है, बड़ा होता है। ठीक है ना? क्योंकि जब कई परितंत्र होंगे तो बड़ा तो हो ही जाएगा। एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी एक अलग जलवायु होती है। देखो, जो बायोम होता है उसकी अपनी जलवायु होती है, इसलिए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवमंडल में कई प्रकार के बायोम पाए जाते हैं और इन बायोम का डिवीज़न जो किया गया है वो वहाँ की जलवायु के आधार पर किया गया है। और बेटा, जब जलवायु अलग होगी तो मृदा और वनस्पतियाँ भी वहाँ की अलग होंगी, अर्थात वहाँ का जीव समुदाय भी अलग प्रकार का होगा। इसीलिए कहा जाता है बायोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी एक अलग जलवायु, मृदा तथा वनस्पति होती है। अर्थात अलग अलग बायोम की जलवायु विशेषताएं अलग अलग होती हैं जो उस बायोम में उपस्थित सभी जीवों में पर्यावरणीय विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। पृथ्वी को जलवायु विविधता, चूँकि हमारी पृथ्वी में जलवायु विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, इसीलिए पृथ्वी को जलवायु विविधता के आधार पर अनेक बायोम में बेटा विभाजित किया जाता है। जो मुख्य बायोम पृथ्वी के हैं वो 3 हैं। एक ध्रुवीय बायोम, एक शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और एक उष्णकटिबंधीय बायोम। अब इस चित्र को, इस चीज़ों को समझने के लिए ज़रा यहाँ समझिएगा। ध्रुवीय बायोम बिल्कुल ऊपर वाला, पोल्स वाला जो क्षेत्र होता है ध्रुवीय बायोम कहलाता है। पोल्स से जब आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जहाँ आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलने चालू हो जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का, आप इस चित्र में इसको समझिए ज़्यादा अच्छा। देखो, ये ध्रुवीय क्षेत्र है तो ध्रुवीय बायोम हो गया, और नीचे ये भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री, लगभग 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे की तरफ जब चले आएंगे तो ये क्षेत्र पूरा आपका उष्णकटिबंधीय बायोम हो गया। उष्णकटिबंधीय बायोम और ध्रुवीय बायोम के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्णकटिबंधीय बायोम कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया है कि जो ध्रुवीय बायोम होता है, देखो बायोम का डिवीज़न जो हम करेंगे वो ध्रुव से लेकर के भूमध्य रेखा के बीच तक ही करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ध्रुव वाले क्षेत्र में जो बायोम पाया जाता है उसे हम टुंड्रा कहते हैं, ठीक है ना। टुंड्रा के जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे बेटा टैगा मिलेगा, टैगा से जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो शीतोष्णकटिबंधीय बायोम आपको मिलेगा, और यहाँ पर बेसिकली घास मिलती हैं, ज़्यादातर घास मिलती है, इसीलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास बायोम कह दिया जाता है। फिर उसके जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो उष्णकटिबंधीय बायोम चालू हो जाता है और शुरुआत में आपको मरुस्थल मिलेंगे। फिर और जब भूमध्य रेखा की नज़दीक की तरफ आएंगे तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर सवाना टाइप के घास के मैदान मिलेंगे, वन के मैदान मिलेंगे जहाँ दूर दूर वृक्ष होते हैं। फिर जब और नज़दीक आएंगे भूमध्य रेखा के तो बड़े घने घने वृक्षों वाला क्षेत्र मिलेगा जिसे हम सदाबहार बायोम कहेंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ चलेगा, बस याद रखना नीचे टुंड्रा बायोम और टैगा बायोम अनुपस्थित होता है, ठीक।
तो इस चित्र को और अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। देखो पहले जितने भी बायोम है उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पोल्स रीजन वाला ध्रुवीय बायोम, उसके नीचे फिर शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, और उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय बायोम। देखो उष्णकटिबंधीय बायोम का जो विस्तार होता है वो 0 से लगभग 30 डिग्री के उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र बेसिकली इसको माना जाता है, लेकिन कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर, मकर रेखा से थोड़ा सा नीचे तक का भी इसको ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि गर्मी पर्दे डाल के तो आएगी नहीं, थोड़ा सा गर्माहट ऊपर भी चली जाती है, तो इसलिए। अब इस चीज़ को जब हमने 2D में खोला है, सपोज करो हमने इतनी चीज़ को ऐसे यहाँ पर ओपन कर लिया, तो सबसे जो ऊपर है ध्रुवीय क्षेत्र को बेटा क्या कहेंगे? टुंड्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? टुंड्रा कहेंगे। 70 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 70 डिग्री से लेकर के बेटा ये 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में ही आपको क्या मिलेगा? ध्रुवीय क्षेत्र मिलेगा। वैसे तो ध्रुवीय क्षेत्र साउथ में है, लेकिन जो टुंड्रा नामक वनस्पति है वो दक्षिण में देखने को नहीं मिलती, वो मोस्टली उत्तर में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 70 से लेकर 90, उसके बाद बेटा 70 से लेकर के आपका ये जो 70 से लेकर के आपका 30 तक आएंगे, ये कंप्लीट आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ही आपका टैगा आ जाएगा, इसके अंतर्गत ही आपका घास के मैदान आ जाएंगे, जिन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। इसी शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत बेटा भूमध्य सागरीय बायोम भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो भूमध्य सागरीय बायोम जो मोस्टली होता है वो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र को इसमें इंक्लूड किया गया है, और वो आपका 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच ही माना जाता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में इतनी चीज़ें आएंगी, अर्थात टैगा वन के नीचे सदैव हमेशा होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बायोम, और उसके नीचे हमेशा आपको दिखाई देंगे भूमध्य सागरीय बायोम। अब इस चित्र से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि कभी भी भूमध्य सागरीय बायोम इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देगा, और ये वाला क्षेत्र कभी यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो एक इससे आपका एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि अच्छा टुंड्रा हमेशा ऊपर होगा, टुंड्रा के नीचे हमेशा टैगा होगा, टैगा के नीचे हमेशा पृथ्वी में जब भूमध्य रेखा की, ये देखो ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, जब इसमें ये हाफ हेमिस्फीयर को हमने खोल के बना दिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक बेटा उष्णकटिबंधीय चालू हो जाता है। उष्णकटिबंधीय में आप देखेंगे कि बिल्कुल जो भूमध्य रेखा के नज़दीक वाला क्षेत्र है उसे सदाबहार वन वाला क्षेत्र कहा जाता है। फिर इससे जैसे ही थोड़ा सा दूर चलते हैं 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लगभग 20 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, तो यहाँ पर आपको घास के मैदान, जिन्हें हम सवाना घास के मैदान, यहाँ पर घासें भी मिलती हैं और कुछ वृक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर जैसे और थोड़ा सा दूर की तरफ जाएंगे तो लगभग 20 से लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों ही गोलार्धों में आपको मरुस्थलीय बायोम आपको देखने को मिलता है, अर्थात मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे एक हाफ हेमिस्फीयर में बायोम है, और इतने ही मुख्य बायोम आपके पृथ्वी में पाए जाते हैं। एक टुंड्रा बायोम, टुंड्रा के नीचे टैगा, टैगा के नीचे शीतोष्णकटिबंधीय घास, उसके नीचे भूमध्य सागरीय बायोम, उसके नीचे मरुस्थलीय बायोम, उसके नीचे सवाना बायोम, उसके नीचे सदाबहार वन। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा वन हरे भरे बने रहते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पर हम एक एक का डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम टुंड्रा की बात करेंगे, फिर हम टैगा की बात करेंगे, इस तरीके से सबकी बात करेंगे, और इस तरीके से आज का टॉपिक ये हमारा समाप्त हो जाएगा। और आप इसको बढ़िया से चित्र बना करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम बेटा बात करने वाले हैं टुंड्रा, अर्थात बिल्कुल ध्रुवीय, अर्थात 70 से 90 के बीच का जो पृथ्वी में जो क्षेत्र पाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है कि जो टुंड्रा बायोम होता है, इस बायोम में पहली बात तो वृक्ष नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको कोई भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, तथा यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत कमज़ोर होता है। मतलब यहाँ जब पौधे नहीं हैं तो जो पौधों से ही सर्वाइव होता है जीवों का, जीव नहीं होंगे, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर पौधे और जीवों की प्रजातियों की कमी पाई जाएगी। इसका मतलब ये कमज़ोर जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं विस्तार पूछूं, टुंड्रा बायोम का विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, तो उत्तरी यूरोप में मिलेगा, साइबेरिया वाला रूस वाला जो क्षेत्र है, और उत्तर अमेरिका कनाडा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बेसिकली पृथ्वी में देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है कि टुंड्रा वनस्पति वाला क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। लाइकेन पूछ लेगा कहाँ किस क्षेत्र की वनस्पति है, टुंड्रा की है कि टैगा की है, कहाँ की है, तो लाइकेन आपका टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। रेनडियर मास यहाँ टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। क्लेडोनिया, पुष्पी साग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ जो जीव आपको मिलेंगे, ये ध्रुवीय खरहा हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, ध्रुवीय लोमड़ी हो गया,
ऐसे कुछ जीव आपको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बालों वाले जीव। इस क्षेत्र में एक चीज़ याद रखना, मनुष्य के तौर पे वैसे तो इस क्षेत्र में ज़्यादा मानव प्रजातियां नहीं निवास करती, लेकिन एक ऐसी जनजाति है जिसका नाम है बेटा एस्किमो। एस्किमो जो जाति है वो आपका इसी क्षेत्र में इग्लू बनाकर बेसिकली रहती है और ठंड से अपना बहुत रेयर जनजाति है, बहुत कम, बहुत दूर दूर पाई जाती हैं। यही आपका टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती है। बाकी कोई भी ऐसी जीव जंतु नहीं, कोई भी ऐसी बेसिकली मानव प्रजाति नहीं है जो इस क्षेत्र में आपको दिखाई दे। एस्किमो केवल आपको दिखाई देंगे इस क्षेत्र में, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर और याद कर लीजिएगा कि जैसे कि पृथ्वी में आपने बिल्कुल पोलर रीजन में देख लिया, इसको हमने टुंड्रा बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, टुंड्रा बोल दिया। लेकिन जब हम पहाड़ क्षेत्र में देखते हैं, आप सपोज करो पहाड़ आपका भूमध्य रेखा क्षेत्र में है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहीं पर है, तो जब पर्वतों में हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहाँ भी हमें आइस कैप देखने को मिलता है, अर्थात वो क्षेत्र पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर जो ये ठंडक वाला रीजन पाया जाता है, इसे ध्रुवीय नहीं बोलते, इसे हम कहते हैं अल्पाइन क्षेत्र। क्या कहते हैं? अल्पाइन क्षेत्र कहा जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई की तरफ जो आइस कैप वाला रीजन होता है, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, जो वनस्पति सेम ध्रुवों की टुंड्रा वनस्पति से मैच करती है, तो ये सेम टाइप की दिखती है। लेकिन याद रखना, इसे ध्रुवीय टुंड्रा कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र की पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन कहा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली ध्रुवीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम अल्पाइन के नाम से जानेंगे। तो इस बात को लेकर के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा अल्पाइन टुंड्रा के बारे में यहाँ पर मैंने बताया, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा में क्या अंतर होता है, मतलब इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। तो याद रखना, अल्पाइन जो टुंड्रा होता है इसमें स्थायी हिम जमा नहीं होते, जबकि यहाँ पर स्थायी हिम आपको जमा दिखाई देंगे। यहाँ पर आइस कैप पिघल जाती है गर्मी के सीजन में, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र होते हैं, अर्थात अल्पाइन जो क्षेत्र होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होती है यहाँ पर इसकी तुलना में, तथा लंबा सस्यन काल होता है। लंबा सस्यन काल मतलब वनस्पति ज़्यादा समय तक के लिए यहाँ पर सर्वाइव करती है, ठीक है ना। अल्पाइन क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षण होता है। देखो यहाँ क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, जबकि यहाँ ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, तथा कम कठोर सर्दी होती है। यहाँ पर कम ठंडक पड़ती है, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, एवं उच्च उत्पादकता तथा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर इस और इस क्षेत्र में तुलना की जाए, अर्थात टुंड्रा क्षेत्र में और अल्पाइन क्षेत्र में तुलना की जाए, तो वनस्पति विविधता ज़्यादा कहाँ होगी, तो आपकी अल्पाइन क्षेत्र में वनस्पति विविधता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते। यहाँ जबकि पेड़ पौधे छोटे मोटे जीव आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्मी सीजन में ये क्षेत्र जो है पिघल जाता है और बर्फ़ नीचे आ जाती है, तो वहाँ वनस्पति उग जाती है, और वनस्पति उगेगी तो फिर जीव जंतु आएंगे। तो ये अंतर है आपका इस ध्रुवीय क्षेत्र की टुंड्रा वनस्पति में, जो सेम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है अल्पाइन। तो याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद टैगा वन बायोम, टैगा टुंड्रा के जो नीचे था, इसका विस्तार 50 से 70 उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो उत्तर अमेरिका में देखने को मिलेगा और यूरेशिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा। उत्तर अमेरिका में ये अलास्का वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा, कनाडा वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा, न्यू फाउंड लैंड तक आपको विस्तृत मिल जाएगा टैगा वन बायोम, ठीक है ना, मैप में जब आप इस क्षेत्र को देखेंगे। तथा यूरेशिया में ये स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया के अखोस्टक सागर तक, जो कि रूस के पास, रूस का ही क्षेत्रीय सागर है, यहाँ बेसिकली आपको ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होती है, लेकिन थोड़ी बारिश होती है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जो होती हैं, मोस्टली शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो आपको शंकुधारी वन होते हैं, ये वाले वन, ये आपको इस वनस्पति क्षेत्र में, टैगा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो जो शंकुधारी वन होते हैं, ये किस प्रकार की वनस्पति के सूचक होते हैं, तो टैगा वन बायोम के सूचक होते हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई में पाए जाते हैं, ठीक, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के जस्ट नीचे वाले रीजन में पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन में ही स्प्रूस, ये देखो शंकुधारी वन एक प्रजाति है, उसके अंतर्गत स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, फर हो गया, लार्च हो गया, ये सारी वनस्पतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यह जो क्षेत्र होता है टैगा, टुंड्रा की अपेक्षा अधिक पारिस्थितिक उत्पादकता होती है। मतलब टुंड्रा की अपेक्षा, जो पृथ्वी में देखा था टुंड्रा ऊपर था, टुंड्रा के नीचे टैगा है, तो यहाँ पर पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है, मतलब जैव विविधता इसकी अधिक होती है। मतलब यहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। किसके कंपैरिजन में, टैगा की टुंड्रा की कंपैरिजन में।
तो ये भी याद रख लीजिएगा। सिंपल सी बात है, पृथ्वी में ध्रुवों से जैसे भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं जैव विविधता बढ़ती है, और जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो जैव विविधता हमेशा कम होती है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास वन बायोम। अब चूंकि इस कटिबंध में ज़्यादातर घास पाई जाती हैं, वन भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्चस्व किसका है? घास का है। इसीलिए इस पूरे बायोम को ही हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास बायोम के नाम से पुकार देते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वन और घास दोनों लिख सकते हो आप लोग। ठीक, इस क्षेत्र का विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में आपको देखने को मिलेगा। यह मुख्य रूप से घास के मैदानों का विकास यहाँ बेसिकली हुआ है, जिन्हें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्टेपी घास का मैदान, पेरी घास का मैदान, पंपास हो गया, बेल्ट हो गया, डाउन्स हो गया। ये सारी की सारी शीतोष्णकटिबंधीय घास कहलाती हैं बेटा। ठीक, अब स्टेपी कहाँ पाया जाएगा? तो यूरोप तथा एशिया वाले क्षेत्र में, आपको जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है यहाँ स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर चरनोजम मृदा पाई जाती है, जो कि सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, चरनोजम मृदा। ठीक है ना, सबसे उच्च क्वालिटी की मृदा मानी जाती है। इसलिए स्टेपी क्षेत्र में बेटा गेहूँ बहुत अच्छा पैदा होता है, क्योंकि गेहूँ के लिए चरनोजम मृदा सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। ठीक, जितने भी गेहूँ के हब हैं वो आपके स्टेपी क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, प्रेरी जो आपका पाया जाता है वो नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाला क्षेत्र ही है। पंपास अर्जेंटीना व उरुग्वे दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। वेल्ड साउथ अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे ये घास के मैदान, और ये भी ऑस्ट्रेलिया में भी दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कर्क रेखा, ऑस्ट्रेलिया उत्तरी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है ही नहीं उसका पार्ट, तो इसीलिए वो दक्षिण में ही दिखाई देगा। ये जो बायोम होता है बेटा शीतोष्णकटिबंधीय घास वन बायोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे घास के मैदान हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये बायोम जीव जंतुओं की दृष्टि से समृद्धशाली होता है। इसकी पारिस्थितिक उत्पादकता उपर्युक्त जितने भी बायोम मैंने बताए थे, टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, ठीक है ना, उन सभी से इसमें बायोम की तुलना में अधिक होती है। मतलब इसकी जो जैव विविधता होती है बाकी ऊपर वालों से अधिक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वन बायोम की। तो इस क्षेत्र का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 45 अक्षांशों के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चित्र में भी आप एक बार देख लीजिए, ये देखो, ये भूमध्य सागरीय 30 से 45 के बीच आपको ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, भूमध्य सागरीय बायोम। तो इसकी बात हो रही है, तो 30 से 45 अक्षांश के मध्य आपको दोनों गोलार्धों में देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। इस बायोम की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है बेटा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों की, कि यहाँ पर शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है, तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। यह क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। ठीक है ना, इस क्षेत्र में बेसिकली क्या चलती हैं? तो पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक, पवनों के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल बता देंगे। यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहते हैं, या वहाँ जो यहाँ भी जो भी वर्षा होती है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है। ठीक, यहाँ पर रसदार पौधे पाया जाना यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है ना, आप देखेंगे भूमध्य सागरीय जैसे नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, ये जितने भी रसदार फल होते हैं ये भूमध्य सागरीय बायोम में ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, या उसी वनस्पति, ये वनस्पतियाँ बेसिकली इसी बायोम में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपका मरुस्थलीय बायोम। इस बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होगा। इसको भी चित्र में एक बार देख लेते हैं। देखें भाई साहब, ये देखो मरुस्थलीय बायोम, यहाँ से उष्णकटिबंधीय शुरू हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या हो गया बेटा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शुरू हो गया। तो मरुस्थलीय बायोम पाए जाएंगे आपको कहाँ से कहाँ के बीच? तो 20 से 35 के बीच आसपास पाए जाएंगे। ठीक, देखो 1-2 अक्षांश ऊपर नीचे इन सब चीज़ों में चलता है। ठीक, डिग्री 15 से 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर, ये इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपीय क्षेत्रों के कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उसके पीछे कई रीज़न है, क्योंकि महाद्वीपीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी जलधाराएं अक्सर बहा करती हैं, और ठंडी जलधाराएं होने के कारण वो अपने आसपास के क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ बादल नहीं बन पाते,
और बादल ना बन पाने के कारण वहाँ बारिश नहीं होती। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्रों में महाद्वीपों के आपको हमेशा रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, मरुस्थल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में और क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण तापमान उच्च रहता है तथा कहीं कहीं पर आपने देखा होगा तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। दैनिक तापांतर, मतलब दैनिक तापांतर का मतलब ताप में डिफरेंस, दिन में बहुत ज़्यादा, रात में बहुत कम। ठीक, दैनिक तापांतर अन्य बायोम की अपेक्षा इस बायोम में सबसे अधिक रहता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, इस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख जो वनस्पतियां हैं जैसे बबूल हो गया, झाड़ियां हो गई, नागफनी, ये सब पहचान होती है मरुस्थलीय बायोम की। कठोर एवं शुष्क जलवायु दशाओं के कारण जीव जंतुओं का विकास यहाँ नहीं हो पाता, चूँकि उनके अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है ना, मरुस्थलीय बायोम में विद्यमान नहीं होती, जिस कारण से जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है। फिर भी यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में ऊँट सबसे फेमस जंतु है, जिसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे फेमस जो जानवर है वो आपका ऊँट है, हालांकि इसके अलावा भी कुछ जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद मरुस्थलीय बायोम के नीचे आपका सवाना बायोम पाया जाता है। सवाना बेसिकली वन होते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं यहाँ पर। इसकी पहचान क्या होती है कि यहाँ पर बिखरे हुए पौधे पाए जाते हैं, मतलब दूर दूर पौधे मिलेंगे। ठीक है ना, उजड़े चमन जैसे पौधे मिलेंगे। इस बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 20 डिग्री के उत्तर तथा दक्षिणी देशांतरों में अक्षांशों में आपको देखने को मिलता है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है ना, जिन्हें हम भूमध्य रेखीय बायोम कहते हैं, तथा स्टेपी जलवायु के बीच ये पट्टी बेसिकली पाई जाती है। जब भी ये पट्टी मिलेगी तो भूमध्य रेखीय वन बायोम तथा स्टेपी जलवायु के बीच आपको मिलेगी देखने को। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। इस बायोम में घासों की प्रधानता पाई जाती है तथा पौधे बिखरे हुए पाए जाते हैं, मतलब एक पौधा यहाँ है तो एक पौधा यहाँ है तो एक पौधा। आप कभी सवाना के जंगलों को देखिएगा, समझ जाओगे कैसे हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, तथा जिन्हें हम भूमध्य रेखीय इनको इसलिए बोलते हैं चूँकि ये जो बायोम है भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनको क्यों कहते हैं, चूँकि ये क्षेत्र उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है ना, और सदाबहार वन, चूँकि यहाँ पर हमेशा वनस्पतियाँ हरी भरी रहती हैं, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। इन क्षेत्रों पर वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है ना, और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर, जो कि सबसे अधिक है, हो जाती है। ठीक है ना, भारी वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण सदाबहार वन बायोम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है ना, यहाँ पर वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी में जितने भी बायोम हैं उन सभी बायोमों में से सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको कहाँ देखने को मिलेगी, भूमध्य रेखीय वन बायोम या सदाबहार वन बायोम या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है ना, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली बायोम होते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपको सारे बायोम को मैंने क्लियर कर दिया, जितने भी बायोम थे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बायोम को ही क्लियर करते हैं। ठीक है ना, ये सारे बायोम हो गए। एक तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे थे, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये चीज़, परितंत्र का पदानुक्रम हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। जीवमंडल छोटा सा टॉपिक बचा है तो उसको भी क्लियर करके, और इस तरीके से आपका पारिस्थितिक तंत्र के सारे प्रकार और उसके फंक्शन की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। और इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र वाला टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आई है, कहाँ पर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हम इससे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आज हम क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।